अभी जो पक्ष विपक्ष का जो चल रहा है कि हम डाल डाल हम पात पात, इधर से डाल डाल इधर से पात पात, और सरकार वर्तमान में एक मजबूत स्थिति में खड़ी हुई है। और अभी जो स्थिति बनी हुई है, आज 3 दिन से जो अवसर दिख रहा है कि राजस्थान की जनता ने इनको चुन के भेजा था कि हमारी समस्या को विधानसभा के पटल पे रखेंगे, हमारे क्षेत्र की जो मांग है उसको विधानसभा में रखेंगे, इस जनता की बात को विधानसभा तक पहुंचाएंगे। इस बात के लिए राजस्थान की जनता ने इस सदन में भेजा। लेकिन ये जो 2-3 दिन से ड्रामा जो चल रहा है, उस ड्रामा से कहीं न कहीं इस लोकतंत्र की जो हत्या की जा रही है। और अभी आज देश के अंदर एक कोरोना जैसी महामारी आई, कोरोना जैसी महामारी में इस राज्य सरकार ने जिस तरह से इस राज्य के जो लोग थे, इन लोगों की जो सेवा की, मैं बताना चाहूँगा कि देश के अंदर जो बीजेपी का शासनकाल है, और मैं डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट के 84 विधानसभा क्षेत्र से आता हूँ, और मेरा जो इलाका है वो गुजरात बॉर्डर से सटा हुआ है। वर्तमान में गुजरात में बीजेपी की सरकार है। जब कोरोना की दूसरी लहर आई, और दूसरी लहर के अंदर इस देश की जो गरीब जनता है, उस देश का जो मजदूर वर्ग है, उनके साथ जो केंद्र सरकार ने जो स्थिति की, अगर देख सकते उस रात को कि हमारे प्रधानमंत्री आधी रात को फैसला करते हैं और एक आदेश पारित करते हैं कि राज्य में किसी भी जिले में किसी भी प्रकार का मूवमेंट नहीं होना चाहिए। अगर मूवमेंट होता है तो संबंधित जिला कलेक्टर, जिला एसपी पे कार्रवाई होगी। ऐसे आधी रात को उठ के हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कहते हैं। और उस समय देश के लोगों की जो स्थिति बनी थी, मैंने मेरी आंखों से देखा है गुजरात बॉर्डर पे, उनकी वजह से गुजरात से लोगों को पशुओं की तरह बाहर इधर फेंका जा रहा था। और इधर के कलेक्टरों की भी मजबूरी थी, क्योंकि एक प्रधानमंत्री जी ने आदेश पारित किया था कि उन लोगों की स्थिति खराब हो गई थी। कोरोना काल के अंदर ये जो बात है, हम आज़ाद भारत के अंदर रह रहे हैं। हमारा देश 1947 में आज़ाद हो गया, और हम कहते हैं कि हमारे जो लोग हैं उन लोगों की हम सेवा कर रहे हैं। इस देश का जो राज है लोगों के हाथ में है, लेकिन स्थिति ये बनी हुई है। और हमें गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि हमारे देश की जो चिकित्सा व्यवस्था है, हमारे देश की जो गरीबों की स्थिति है, हमारे देश के मजदूर वर्गों की जो स्थिति है, वो किस स्थिति में है। माननीय सभापति महोदय, मैं इस सदन के सभी विधायकों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि कोरोना काल आया। कोरोना काल के समय एक सबसे भयंकर स्थिति बनी हुई थी कि ऑक्सीजन की जरूरत होती थी हर मरीज को, और राजस्थान सरकार ने ऑक्सीजन की व्यवस्था करवाई, और सारे विधायकों ने ऑक्सीजन के लिए अपने विधायक कोटे से बजट दिया। उसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। माननीय सभापति महोदय, आज राज्य सरकार ने एक चिरंजीवी योजना लागू की, और चिरंजीवी योजना से कई जो भयंकर बीमारी, उस भयंकर बीमारियों को जोड़ा गया, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। लेकिन हमारे डूंगरपुर जिले में अभी वर्तमान में स्थिति ये बनी हुई है, हमारे बीच में यहाँ पर बैठे हुए हमारे चिकित्सा मंत्री महोदय, राजस्थान की जनता और हमारे डूंगरपुर की जनता ये कंफ्यूज है अभी कि हमारा सीएमएचओ कौन है, क्योंकि दो सीएमएचओ है। मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा कि जो व्यक्ति आज राज्य के अंदर कांग्रेस की सरकार है, लेकिन डूंगरपुर जिले के अंदर बीजेपी के ऐसे लोग बैठे हुए अधिकारी चिकित्सा व्यवस्था में कि वो सारी चिकित्सा व्यवस्था उसको बिगाड़ रहे हैं। और अभी कंफ्यूज है कि सीएमएचओ कौन है, दो सीएमएचओ बैठे हुए हैं। तो मैं इस वक्तव्य में कहना चाहूँगा कि राज्य सरकार इस पे फैसला ले और सही व्यक्ति को नियुक्ति दे। माननीय सभापति महोदय, एक देश में एक माहौल था कि किसी का भी एक्सीडेंट होता है तो कोई भी व्यक्ति मदद के लिए नहीं जाता था, क्योंकि इसको ये डर होता था कि मदद के लिए जाएंगे तो पुलिस इससे बयान मांगेगी, पुलिस उसके पीछे पड़ी रहेगी। लेकिन इस सरकार ने एक योजना लागू की, अगर किसी की दुर्घटना होती है तो कोई भी आम व्यक्ति इसको मदद करेगा तो उसको 5,000 रुपये मिलेंगे और प्रशस्ति पत्र मिलेंगे। ये एक बहुत बड़ी योजना लागू
लागू की। लेकिन मैं सारे नेताओं को कहना चाहूंगा और प्रशासनिक अधिकारियों को कहना चाहूंगा कि आम जनता तक इस योजना का फायदा नहीं पहुंचाया गया है। तो हमें राज्य सरकार की जो योजना है उसको धरातल पे लागू कराने में सभी को मदद करने की विशेष जरूरत है। माननीय सभापति महोदय, मैं इस अवसर पर डूंगरपुर जिले में चिकित्सा व्यवस्था के अंदर जो सफाई कर्मियों की जो स्थिति बनी हुई है, इस देश में देखा जाए या राज्य में देखा जाए, एक प्लेसमेंट एजेंसी के थ्रू सारे डिपार्टमेंटों में कार्मिक लगाने की जो व्यवस्था है, वो व्यवस्था कहीं न कहीं हमारे देश को, हमारी चिकित्सा व्यवस्था को ख़त्म कर रही है। हमारे जिले में आकांक्षा कंस्ट्रक्शन एजेंसी बनी है और उसके तरह सफाई कर्मचारी लगाए हुए हैं और वो सफाई कर्मचारी को 3,000 रुपया मासिक वेतन दिया जा रहा है। ऐसी स्थिति में पूरे जिले की सफाई व्यवस्था बिगड़ी हुई है। तो इस अवसर पे मैं कहना चाहूँगा मंत्री महोदय से कि ऐसी व्यवस्था को सुधारा जाए। माननीय सभापति महोदय, हमारा जो जिला है गुजरात बॉर्डर से सटा हुआ है और हमारे लोग आज ये स्थिति बनी हुई है कि कुछ भी छोटी मोटी समस्या होती है, हमारे सिमलवाड़ा जो CSC पड़ती है उस CSC को अगर उप जिला चिकित्सालय बनाया जाए इस बजट घोषणा में, तो इस सरकार का हमारे क्षेत्र के लोग और हम आभारी रहेंगे। माननीय सभापति महोदय, कल ही एक पत्र जारी हुआ, एक सिकल सेल नामक बीमारी है और वो बीमारी अधिकतर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में फैली हुई है और इस बीमारी के बारे में आम जो लोग हैं वो अनभिज्ञ है। लेकिन मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा कि सिकल सेल एनीमिया मरीजों को दिव्यांग की श्रेणी में लाने का काम किया, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और साथ ही कहना चाहूँगा कि ये ऐसी भयंकर बीमारी है और ऐसा मैं कहना चाहूँगा कि उसके इलाज के लिए उसका इंजेक्शन आता है, प्रत्येक माह इंजेक्शन लगता है, वो 1 लाख रुपए का एक इंजेक्शन आता है। तो एक गरीब व्यक्ति ऐसे इलाज नहीं करा पाएगा। तो राज्य सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि ऐसी बीमारियों के लिए विशेष पैकेज लाया जाए। साथ ही माननीय सभापति महोदय, अभी शिक्षा को लेके काफ़ी बात हो रही है। कल हमारे सदस्य कॉमरेड आते हैं, उन्होंने कहा था कि देश में जहां बीजेपी है वहां पर स्कूल खोला जाए और स्कूल खोला जाए और बच्चे पढ़ेंगे तो उस इलाके में बीजेपी का सोपड़ा साफ हो जाएगा। और ये स्थिति हमको देखने मिल रही है हमारे उदयपुर संभाग में। और हम जो कहना चाहेंगे, आज बड़े दुख की बात है कि शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान में कालीबाई भील ऐसी बालिका थी, उस बालिका ने अपने गुरु को बचाने के लिए और अपनी शिक्षा के लिए अपनी जान की बलि दी। उसको अंग्रेजी शासनकाल व्यवस्था में वहाँ के स्थानीय रजवाड़ों ने उन पे गोलियां चलाई और उन्होंने अपनी जान गंवाई। लेकिन बड़े दुख की बात कहते हुए कि पिछली बार हमारे देश, हमारे राज्य का जो मुख्यमंत्री थे वो एक महिला थी और उन्होंने इस राज्य की कई स्कूलें बंद की और उसमें एक स्कूल हमारे कालीबाई के नाम से रास्तापाल के अंदर कालीबाई का जो जन्म स्थान था वहां पर जो स्कूल खुली थी, उस स्कूल को बंद करने का काम किया इन लोगों ने। ये सोचने की बात है कि हमारा जो डूंगरपुर जिला है राजस्थान के अंदर सबसे अधिक लिंगानुपात है। राजस्थान के अंदर अगर सबसे अधिक लिंगानुपात है तो वो डूंगरपुर जिले के अंदर है। सबसे अधिक बालिकाओं की, महिलाओं की संख्या डूंगरपुर जिले में है। लेकिन मैं दोनों सरकारों को कहना चाहूँगा कि इसके लिए किसी ने कोई विशेष अभियान नहीं चलाया और पिछली सरकार ने कालीबाई के नाम से जो स्कूल थी उसको भी बंद करने का काम किया गया है। तो मैं इस अवसर पे हमारे शिक्षा मंत्री है उनको कहना चाहूँगा कि डूंगरपुर जिले के अंदर बालिकाओं की सबसे अधिक संख्या है। तो हमारे 84 जो विधानसभा है उस विधानसभा में अधिक से अधिक बालिका स्कूल और बालिका महाविद्यालय खोलने का काम किया जाए। साथ ही आज राज्य सरकार ने स्कूटी वितरण का जो काम किया और उसका नाम कालीबाई भील जो दिया गया, उसके लिए हम पूरा आदिवासी समाज उनको धन्यवाद अर्पित करना चाहेंगे। माननीय सभापति महोदय, राज्य सरकार ने एक योजना लाए कि जिस विद्यालय के अंदर 500 से अधिक बालिका होगी इस बालिका विद्यालय को हम महाविद्यालय की श्रेणी में लाना चाहेंगे। तो उसके लिए मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहूँगा और साथ ही मांग करूँगा कि हमारा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, वहाँ पर भौगोलिक स्थिति ऐसी है तो
तो इस वहाँ पर ऐसा इस 22 बजट में घोषणा की जाए कि 300 जिस विद्यालय के अंदर 300 बालिकाओं का नामांकन है वहाँ पर भी महाविद्यालय विशेषकर अनुसूचित क्षेत्र में ये व्यवस्था की जाए। माननीय सभापति महोदय, अभी आदिवासी बाहुल्य जो क्षेत्र है तीरंदाजी के क्षेत्र में काफ़ी दक्ष है और उस इलाके से आर्चरी में काफ़ी लोग निकले हैं। एक प्रसिद्ध नाम लिम्बाराम नरेश जी है, ऐसे कई लोग जो निकले हैं इंटरनेशनल लेवल पे खेले हैं और आदिवासी क्षेत्र का पूरे देश का नाम रोशन किया है। तो इस बजट घोषणा में, पिछली बजट घोषणा में आर्चरी एकेडमी खोली गई, उसके लिए हम धन्यवाद अर्पित करना चाहेंगे। माननीय सभापति महोदय, इस अवसर पे मैं ये भी कहना चाहूँगा, क्योंकि एकेडमी तो खोल दी गई है लेकिन इसके अंदर जो सामग्री है उसको जल्दी से जल्दी, हमारे खेल मंत्री आज है नहीं लेकिन हम चाहेंगे तो उस सामग्री को भी जल्दी से जल्दी यहाँ पर लाया जाए। माननीय सभापति महोदय, हमारा जो डूंगरपुर जिला है, मैंने शुरुआत में कहा था कि इधर डाल डाल इधर पात पात, एक गंभीर स्थिति बनी हुई है कि वहाँ पर मैं इस सरकार से भी अनुरोध करना चाहूँगा सभापति महोदय, और आपके माध्यम से राजस्थान की जनता को भी बताना चाहूँगा कि अभी हर लोग कहता है, कांग्रेस पार्टी के सारे नेता कहते हैं कि बीजेपी से देश को खतरा है, बीजेपी देश के लिए घातक है। लेकिन हमारे डूंगरपुर जिले के अंदर हमारे कुछ ऐसे कांग्रेस के लोग हैं जो कांग्रेस का मुखौटा पहना हुआ है और वो बीजेपी के हैं। उन लोगों ने कांग्रेस के सदस्य बीजेपी को देके बीजेपी का जिला प्रमुख बनाने का काम किया। माननीय सभापति महोदय, एक गरीब जो व्यक्ति था, एक जो बुजुर्ग व्यक्ति था, जो देश आजाद हुआ उसके बाद से लगा के आज तक कांग्रेस पार्टी को वोट देता रहा था, उस आदमी पे क्या गुजरी होगी अगर यह स्थिति बनी। मैं इस सदन के माध्यम से हमारे उन नेता को मैं अवगत कराना चाहूँगा कि जो कांग्रेस के जिला परिषद सदस्य बीजेपी को वोट दे के जिला प्रमुख बनाया है, तो ऐसे लोगों को पार्टी से बर्खास्त किया जाए और वहाँ पर हम चाहेंगे कि आम सहमति से लोकतंत्र की जो भावना है, लोग जो चाहेंगे उसको जिला प्रमुख बनाया जाए। माननीय सभापति महोदय, पिछले बजट घोषणा में हम कहते हैं कि हमारे देश के अंदर महिलाओं पे अत्याचार बढ़ रहा है, महिलाओं के साथ यह होता है और कई बार देखने मिलता है, कई जगह गैंग रेप जैसी घटनाएं होती है। अधिकतर ये देखा गया है, ये सच्चाई है कि कहीं भी ऐसा हुआ तो कोई भी नेता हो, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, वो अपने वोट बैंक को लेके मुद्दा बनाती है और माहौल बनाती है। उस पीड़ित बालिका के साथ, उस पीड़ित महिलाओं के साथ अन्याय करती है, उसका नाम बदनाम करती है और अपने वोट बैंक के लिए माहौल बनाती है। लेकिन पिछली बार सरकार ने राज्य के अंदर नई महिला नीति जो लागू की, उसके लिए मैं राज्य सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा। और साथ में मैं बताना चाहूँगा कि प्रतापगढ़ जिले के अंदर एक ऐसा माहौल बना, मुझे खुशी होती इस बात के लिए, अगर आज बीजेपी के जितने जो विधायक हैं, हमारे प्रतिपक्ष नेता हैं जो उदयपुर संभाग से आते हैं, प्रतापगढ़ के अंदर एक ऐसी घटना हुई, मैं जो बता रहा था, और मुझे खुशी होती और हमारे पूरे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों को खुशी होती कि प्रतापगढ़ के अंदर जो गैंग रेप हुआ, उस बात को अगर बीजेपी उठाती तो हमें समझ में आता। लेकिन ये मानना पड़ेगा कि वहाँ पर प्रतापगढ़ के अंदर एक जो सीआई लगे हुए थे, उस सीआई ने एक डकैती के मामले में कुछ मुलजिमों को गिरफ्तार किया और उनके मोबाइल जब्त किया और उस मोबाइल के अंदर 30 से 35 नाबालिग बालिकाओं के साथ बलात्कार किए हुए वीडियो थे। 30 से 35, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वहाँ के पुलिस अधिकारियों ने मीडिया में बयान दिया। उस बयान में कहा गया है कि उन लड़कों के पास 30 से 35 नाबालिग बालिकाओं के वीडियो थे। लेकिन हुआ क्या, विपक्ष को अपनी जो जिम्मेदारी थी उसको संभालने की जरूरत थी, लेकिन विपक्ष ने भी जाके उल्टा ये काम किया कि जिस पुलिस ने निष्पक्ष काम किया था उसको निलंबित कराने का काम किया। माननीय सभापति महोदय, ये मैं जो विधानसभा में आया, मैंने शपथ ली है कि हम लोकतंत्र की पालना करेंगे, हम संविधान की पालना करेंगे और जो भी बोलेंगे हम सही बोलेंगे। तो मैं आज सदन को बताना चाहूँगा कि प्रतापगढ़ जिले के अंदर अभी 12 दिन से धरने पे बैठे हुए हैं। ये जो आज की वर्तमान स्थिति में देखा जाए राज्य का सबसे बड़ा इशू है, लेकिन इस बात को, क्योंकि बालिका कौन थी, आदिवासी थी, इसलिए इस मामले को नहीं उठाया जा रहा है। और 1-2 बालिका नहीं है, 30 से 35 बालिका है। हमें खुशी होती कि इस बात को विपक्ष उठाता, लेकिन नहीं उठाया।
और सरकार को हम कहना चाहेंगे कि ऐसे अधिकारियों को भी बर्खास्त किया जाए जो पार्टी को, सरकार को बदनाम करते हैं और गलत लोगों को साथ देते हैं, ऐसे दरिंदों को आगे बढ़ाते हैं, ऐसे दरिंदों को, इसका जो मास्टरमाइंड था, जो चोरी का माल खरीदता था, ये जो गैंग थी उसको पनाह देता था, ऐसे लोगों को बचाने का काम किया गया है। माननीय सभापति महोदय, आज देखा जाए वर्तमान के अंदर राजस्थान सरकार ने संविदा कर्मियों का लिए एक कमेटी बनाई, हमारे मंत्री जी बी डी कल्ला जी उसके अध्यक्ष बनाए। सारे संविदा कर्मियों को खुशी हुई कि कुछ न कुछ हमारा समाधान होगा। कई मामलों में प्रोग्रेस हुआ है, उसके लिए हम धन्यवाद अर्पित करेंगे। लेकिन कई ऐसे संविदा कर्मी हैं वो आज भी कहीं न कहीं दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो मैं सरकार को कहना चाहूँगा कि सरकार इस अपने कार्यकाल में इन संविदा कर्मियों पे विशेष ध्यान दे, तो संविदा कर्मी भी, राज्य के संविदा कर्मी भी कहीं न कहीं सरकार की ओर ध्यान देंगे। माननीय सभापति महोदय, आज हमारा जो देश है, हमारे देश में नारे लगते हैं कि जय जवान जय किसान। हमारा देश किसान प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश है, और किसानों की देश के अंदर स्थिति जो बनी हुई है ये बड़ी दुखद बात है। मैं एक क्षेत्रीय पार्टी से आता हूँ, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि देश के अंदर किसानों की जो स्थिति बनी हुई है, हम देखते हैं कि किसान 1.5 साल से दिल्ली हाईवे पे बैठे हुए थे। हमारे माननीय सदस्य भी यहाँ बैठे कह रहे हैं हमारे साथ न्याय करो, हमारे साथ न्याय करो। उनके 3 दिन ही हुए और वो किसान 1.5 साल से वहाँ हाईवे पे बैठे हुए थे, तो उनकी क्या स्थिति हुई होगी वो सोचने की बात है। अभी हमारे माननीय सदस्य बेहोश हो गए, 3 दिन यहाँ पर नारे लगाए और बेहोश हो गए, और किसान 1.5 साल से वहां बैठे थे, तो नरेंद्र मोदी जी ने क्यों उनकी सुध नहीं ली? ये सोचने वाली बात है, और इस देश की जनता समझ चुकी है। इस देश के अंदर जो माहौल बन रहा है, इस देश के अंदर जो गरीबों के खिलाफ, आदिवासियों के खिलाफ, पिछड़ों के खिलाफ, किसान कौम के खिलाफ जो माहौल सरकार जो कानून बना रही है, जो नियम बना रही है, इससे आज पूरी देश की जनता, आज पूरे देश का युवा समझ चुका है। माननीय सभापति महोदय, एक खाद्य सुरक्षा की बात आती है कि हर गरीब को खाद्य सुरक्षा में जोड़ा जाएगा, हर गरीब को अनाज उपलब्ध कराया जाएगा, लेकिन आज 2 साल हो गए खाद्य सुरक्षा के लिए हमारे लोग आवेदन कर रहे हैं जिनको जरूरत है सख्त, लेकिन आज तक इस आवेदनों को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, और नए जो खाद्य सुरक्षा में लोगों को नहीं जोड़ा जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, इस अवसर पर मैं कहना चाहूँगा राजस्थान सरकार इस पे विशेष ध्यान दे कि हम गुजरात, ये जो पंजाब है, बिहार है, हरियाणा है, वहाँ से हम गेहूँ आयात करते हैं और हमारे लोगों को खिलाते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं, राजस्थान की जनता ये चाहती है, राजस्थान का किसान ये चाहता है कि राजस्थान के अंदर जो गेहूँ पक रहा है, राजस्थान के अंदर जो खेती हो रही है, वही अनाज राज्य सरकार खरीदे और इन गरीबों को ये जो खाद्य सुरक्षा में जो बट रहा है उसको बांटे। क्योंकि समझने की बात है, पंजाब के अंदर सारा जो गेहूं पक रहा है वो कहीं न कहीं यूरिया खाद से, जहरीले पानी से, जहरीले से छिड़काव से बन रहा है। इससे हमारे राज्य की जो लोगों की, गरीब लोगों की जो स्थिति है बिगड़ रही है। कई बार ऐसा गेहूं भी आता है कि पशु भी नहीं खाते, पशु को भी खिलाने के लिए उनको धोना पड़ता है, धो के फिर पशु को देना पड़ता है। इस प्रकार के भी गेहूं आते हैं, तो राज्य सरकार ऐसी व्यवस्था करे। हम देखते हैं हमारा जो प्रतापगढ़ है, बांसवाड़ा है, काफी खेती होती है, वहाँ का एक गरीब किसान साल भर खेती करता है। अगर गेहूं का सीजन आया है, गेहूं करता है, और गेहूं करने के बाद वो उस अनाज को तैयार करता है, तैयार करने के बाद मार्केट में लेके दर दर की ठोकरें खाता है। बाप पूछता है कि सेठ जी बावहू है, और जिस सेठ जी को ये गेहूं कहाँ लग रहा है, ये गेहूं कहाँ पकता है, गेहूं को कितनी बार पानी पिलाना पड़ रहा है, वही नहीं पता है। वो बैठे बैठे कहते हैं कि भाव उतर गया है अभी तो। ये क्या स्थिति बनी हुई है देश के किसानों की। आज राज्य सरकार को कहना चाहूंगा, इस बात को तो गंभीरता से ले। मानते केंद्र सरकार तो किसानों के हितैषी नहीं है, किसानों के विरोधी है, लेकिन राज्य सरकार के हाथ में जो है, राज्य सरकार के जो है वो इस चीज का ध्यान रखे, और हमारे बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ में जो लोग हैं, राज्य सरकार मंडी बनाए और वहाँ से जो किसान हैं उसको एक उचित मूल्य, मतलब एक फिक्स उनको पैसा दे कि किस वस्तु का कितना पैसा है वो तय हो जाए, और गरीब लोगों को ये जो अनाज पका रहे, रात दिन मजदूरी करते हैं, उनको पैसा देने का काम करे। माननीय सभापति महोदय, राज्य के अंदर हमारा विशेषकर देखा जाए आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र, एक ये जो आदिवासी समाज है वो पशुपालन से जुड़ा हुआ, खेती से जुड़ा हुआ है।
मेरी विधानसभा के लिए माननीय मंत्री जी ने लगभग 10 से 12 उप स्वास्थ्य केंद्र दिए, पशु उप स्वास्थ्य केंद्र और कई किसान सेवा केंद्र खोले, उसके लिए भी धन्यवाद देना चाहूँगा। लेकिन साथ ही राज्य सरकार को एक विषय पे ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा कि उस इलाके में अभी एक जंगली बबूल और एक गेबरे, एक दो ऐसी प्रजाति पाई गई है। उस प्रजाति की वजह से हमारे इलाके के अंदर और देखा जाए तो पूरे राजस्थान के अंदर जो पशुपालन है, जो पशुधन है, वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है और वो एक ऐसी जहरीली चीज है। तो राज्य सरकार ऐसी व्यवस्था करे और हमारे ये जो सदस्य बोल रहे हैं उनको भी कहना चाहूंगा कि ऐसे विषय पे ध्यान दे, गरीबों का ध्यान दे, आदिवासियों का ध्यान दे और आदिवासियों के जो इशू है ऐसे इशू पे ध्यान दे, लेकिन वो देते नहीं है, सिर्फ चिल्लाना जानते। कोरोना आया, देश के अंदर तालियां बजा दी, देश के अंदर थालियां बजा दी और देश के लोगों को कहा कि तालियां और थालियां बजाने से कोरोना चला जाएगा। ये समझने की बात है। ये कौन सी सदी में जी रहे, ये कौन से अंधकार अंधविश्वास की सदी में जी रहे, समझने की जरूरत है। माननीय सभापति महोदय, मैं इस अवसर पे चाहूंगा, अभी हमारे टीएडी मंत्री महोदय बैठे हुए हैं, केंद्र सरकार के तहत एक संविधान में प्रावधान किया गया है कि पूरे भारत के अंदर जो शेड्यूल 5 है और शेड्यूल 6 है, तो केंद्र सरकार का जो बजट है उस बजट को सभी शेड्यूल 5 इलाके में एक निश्चित मात्रा में एक तय किया हुआ है, वो देना होता है। लेकिन केंद्र सरकार ने राजस्थान के आदिवासियों के लिए जो बजट आता है वो संविधान में प्रावधान है, उस बजट को भी उन्होंने नहीं दिया है। हमारे मंत्री महोदय आज गरीबी से महसूस कर रहे हैं, वो अपने इलाके के लोगों का काम नहीं करा, पर हम भी जाते कहते हैं केंद्र सरकार बजट नहीं दे रही है। तो हमारे इन सदस्यों को कहना चाहूंगा और हमारे डूंगरपुर बांसवाड़ा के और राजस्थान के जो 2500 सांसद गए हैं उन सांसदों को कहना चाहूंगा कि जब आदिवासियों की बात आती है तो बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं। माननीय सभापति महोदय, एक सोचने की बात है, समझने की बात है कि बीजेपी के अंदर एक देखा जाए, ये कटु सत्य है कि बीजेपी का जो विधायक होता है, सांसद होता है, उनको आदिवासी शब्द नहीं बोलने दिया जाता है। उनको क्या कहा जाता है? वनवासी कहा जाता है। एक उनके लोगों के वनवासी कल्याण परिषद, आदिवासी इलाके के अंदर उन्होंने लोगों को मानसिक गुलाम बनाने के लिए गांव गांव हर सब जगह वनवासी कल्याण परिषद की दुकानें खोली है और स्कूलें को बंद करने का काम किया उन्होंने पिछली सरकार में। आज जाडोल फलासिया इलाका हर बार न्यूज में आता है। हमारे बीजेपी के एक बड़े दिग्गज नेता है, राजनीति करने के लिए हर बार चले जाते हैं वहां, लेकिन क्या किया उस इलाके में? स्कूलें बंद करने का काम किया है और आरएसएस की वनवासी कल्याण परिषद की शाखाएं खोलने का काम किया है। लेकिन यह समय अब दूर नहीं रहा है कि आदिवासी इलाका, गरीब समाज हो, पिछड़ी समाज हो, उनकी जो चाल है, उनकी जो नीतियां है, उनको समझने लग गई है और बहुत जल्दी उस इलाके में खाता भी नहीं खोलने वाला है। माननीय सभापति महोदय, आज वर्तमान के अंदर राज्य सरकार ने प्रत्येक विधायक को 5-5 करोड़ की मिसिंग लिंक सड़कें का काम किया। मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा, हमारे मुख्यमंत्री जी को, कि सभी विधायकों को, भले वो बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो या निर्दलीय हो या क्षेत्रीय पार्टी का हो, सभी विधायक को 5-5 करोड़ रुपए मिसिंग लिंक सड़क देने का काम किया। आज इसकी बार हम चाहेंगे कि इसमें जो एक व्यवस्था बनी हुई है कि भले कोई भी सरकार हो, इस सरकार में भी दिया, लेकिन एक ठेकेदार होता है, उस सड़क को मान लो 100 रुपए की सड़क है, लेकिन वो कहता है मैं इसको 50 में पूरी कर दूंगा, उसको 50% बिलों में इस सड़क को लेता है और घटिया सामग्री का उपयोग करता है। ऐसे कई ठेकेदार होते हैं, ऐसे कई लोग होते हैं। इस पार्टी से कहना चाहूंगा, इस सरकार से कहना चाहूंगा कि ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए कि कौन इस देश का हितैषी है, कौन इस संगठन का हितैषी है, कौन गरीबों का हितैषी है। ऐसे लोगों को ही आगे बढ़ाया जाए। बाकी लोगों को जो घटिया किस्म की सड़कें बनाते हैं, ऐसे लोगों को भी साथ में कार्रवाई की जाए। माननीय सभापति महोदय, आज अभी केंद्र सरकार ने एक प्रधानमंत्री सड़क योजना बनाई। उस प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत देश के अंदर 500 जनसंख्या वाले राजस्व गांवों में सड़क बनाने का नियम बनाया है। अब देश के अंदर जो स्थिति बनी हुई है, हर इलाके में भौगोलिक स्थिति अलग अलग है। हमारा जो इलाका देखा जाए कि एक इस पहाड़ी पे, एक उस पहाड़ी पे, कई बहुत बड़ा राजस्व गांव होगा, उस राजस्व गांव में मुश्किल से 250-300 की जनसंख्या होगी। तो राज्य सरकार
एक प्रस्ताव भेजे केंद्र सरकार को, और हमारे जो यहाँ पर तालियां बजा रहे सदस्यों को भी कहना चाहूंगा, और राजस्थान के जो 25 सांसद चुनके गए उनको कहना चाहूंगा कि आदिवासी इलाके के अंदर 250 जनसंख्या वाले राजस्व गांवों को भी प्रधानमंत्री सड़क योजना से जोड़ा जाए। माननीय सभापति महोदय, अभी पिछले बजट में सहरिया जनजाति के लिए 100 दिवस का जो रोजगार था उसको 150 से 200 दिवस करने के लिए राज्य सरकार ने पहल की, उसके लिए मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहूंगा। लेकिन केंद्र सरकार ने इस मामले में भी रोड़ा अटकाने का काम किया है। आज देश के अंदर जो जितना गरीब वर्ग है, किसान वर्ग है, मजदूर वर्ग है, वो सारा का इनके नरेगा से जुड़ा हुआ है। लेकिन लंबे समय से जो एक मेट है, एक जो कारीगर है, उसका भुगतान नहीं किया गया है और केंद्र सरकार उसका पैसा नहीं दे रही है। आज वो व्यक्ति 6 महीने से दर भटक रहा है, जिसको रोज की मजदूरी 200 रुपये मिल रही है, वो क्या करेगा? माननीय सभापति महोदय, ऐसे जो जनता से जुड़ा हुआ है, एक ये कानून बना हुआ है, ऐसे रोजगार गारंटी मतलब व्यक्ति को रोजगार देना अनिवार्य है, ऐसे मामलों में भी केंद्र सरकार बजट देने में काफी आनाकानी करती है। माननीय सभापति महोदय, आज इस अवसर पे मैं कहना चाहूंगा कि नरेगा से हमारे पंचायती राज मंत्री महोदय बैठे हुए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है वो काफी सक्रिय रहते हैं, वो मेहनत करते हैं, और मैं चाहूंगा कि नरेगा की जो गाइडलाइन बनी हुई है उसके अंदर विद्यालयों के विकास को विशेष जोड़ा जाए, विद्यालयों की जो 4 दीवारी है उसको जोड़ा जाए, और हमारे चारागाह जो भूमि है उसके विकास के लिए काफी कार्य किया जाए नरेगा के तहत। और साथ ही हमारे राज्य के अंदर अभी पिछले बजट में राज्य सरकार ने खेल क्षेत्र में देखा जाए तो कई ऐसे बड़े काम किए, वो काबिले तारीफ है। लेकिन साथ ही हम चाहेंगे कि नरेगा के अंदर एक खेल मैदान है, ऐसे प्रत्येक अनिवार्य किया जाए कि प्रत्येक गांव में, प्रत्येक राजस्व गांव में एक खेल मैदान होना चाहिए और वो नरेगा की गाइडलाइन में जोड़ा जाए। और हमारे खेल मंत्री जी थे, उन्होंने भी वो खेल में काफी रुचि रखते हैं, उन्होंने अच्छे काम किए। हमारे डूंगरपुर में भी उन्होंने स्टेडियम दिया, लेकिन हम कहना चाहेंगे कि उन्होंने ध्यानचंद स्टेडियम में एक योजना चलाई है और हमसे कह रहे हैं कि विधायक जी को भी 25-25 लाख रुपया देना चाहिए। तो हम गुजारिश करेंगे इसमें थोड़ी कटौती की जाए और उनके कोटे से राज्य सरकार इस बार प्रत्येक विधानसभा में एक बजट घोषणा में करे। माननीय सभापति महोदय, वर्तमान में जल जीवन योजना चल रही है। जल जीवन योजना के अंतर्गत अब केंद्र सरकार ने कह दिया है कि पूरे देश के लोगों को हम पानी देंगे 2023 तक, और पूरे देश के लिए एक तरह का नियम बना दिया है। अब सोचने वाली बात है कि गुजरात की स्थिति अलग है, राजस्थान की स्थिति अलग है और पूर्वी भारत की स्थिति अलग है। सभी जगह एक तरफा एक अनुपात में पैसे केंद्र और राज्य का, और हम जो चाहेंगे, हमारा जो इलाका एक तरफ देखा जाए रेगिस्तान का इलाका, हमारा इलाका पहाड़ी इलाका, तो केंद्र सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि 80% पैसा केंद्र सरकार दे और 20% पैसा राज्य सरकार पे थोके, तो हमें लगेगा कि केंद्र सरकार देश हित में सभी लोगों को एक अच्छा पानी पीने देने की व्यवस्था करना चाहेंगी। माननीय सभापति महोदय, आज अभी वर्तमान में हमारे कड्डणा से गेजी घाटा तक एक बड़ा प्रोजेक्ट था, और उस प्रोजेक्ट को राज्य सरकार ने, हमारे क्षेत्र की जो मांग थी, ये सोचने की बात है कि हमारे लोगों ने 4 दिन तक एक बड़ी जल यात्रा निकाली थी, और पिछली गवर्नमेंट ने उस काम को स्टॉप कर दिया था कि इस पे गुजरात गवर्नमेंट का अधिकार है, इसलिए हम पानी नहीं ले पाएंगे। लेकिन हमारे लोगों ने ठान लिया था, संघर्ष किया, 4 दिन तक जल यात्रा निकाली, और उस जल यात्रा के अंतर्गत उन्होंने अपना संघर्ष किया और राज्य सरकार ने इसकी बात मानी और इसका आज सफल हुआ। इसके लिए भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे। माननीय सभापति महोदय, आज राज्य के अंदर सभी पुलिस थानों के अंदर एक स्वागत कक्ष बनाने का निर्णय लिया। माननीय सभापति महोदय, इसमें कहना चाहेंगे, एक वर्तमान के अंदर पुलिस प्रशासन ने देखा जाए तो कोरोना में भी अच्छा काम किया है, लेकिन एक सोचने वाली बात है, वर्तमान के अंदर डूंगरपुर के अंदर पुलिस प्रशासन के द्वारा प्रत्येक थाने को टारगेट दिया जाता है कि आपको रोज 100 चालान काटने हैं, और उस स्थिति में आज गरीब लोगों को, मजदूर लोगों को रोज सुबह शाम उनके नुकसान किया जा रहा है, उनसे चालान, उनसे पैसा वसूला जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, ये सोचने की बात है और आदिवासी समाज महसूस करता है, भले कोई भी सरकार रही हो, लेकिन आदिवासियों के लिए
उन्होंने व्यवस्थित ध्यान नहीं दिया गया है। आज भी पुलिस प्रशासन के द्वारा एक लूटने का काम किया जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, ये कटु सत्य है। स्थिति ऐसी बनी हुई है डूंगरपुर में कि हमारे डूंगरपुर के विधायक एक कांग्रेस सरकार के हैं और एक यूथ प्रदेश से अध्यक्ष है, और वो 9 घंटे तक धरने पे बैठना पड़ रहा है। ऐसी कार्यशैली बनी हुई है डूंगरपुर पुलिस प्रशासन की। इन चीजों को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि एक प्रदेश अध्यक्ष, यूथ कांग्रेस के हमारे प्रदेश अध्यक्ष को 9 घंटे तक धरने पे बैठना पड़ रहा है थाने के अंदर। अब एक बात समझनी पड़ेगी, इसके बावजूद भी हमारे वहां के पुलिस अधीक्षक उनसे वार्ता करने के लिए नहीं आते हैं। ये कौन सी व्यवस्था बना रखी है? ये एक चीज महसूस है कि हमारे इलाके में विशेषकर देखा जाए कि कोई भी सरकार हो, आदिवासी समाज को कई न कई आड़े हाथों लिया गया है। उनकी बातों को, उनकी मांगों को नहीं सुनने का काम किया गया है। माननीय सभापति महोदय, आज गुजरात के अंदर बेरोजगारी को देखा जाए कि बेरोजगारी एक अभी सर्वे आया है कि पूरे भारत के अंदर वर्तमान में 25,000 लोगों ने पूरे भारत के अंदर इस साल पर 2 साल के अंदर, ये गवर्नमेंट का आंकड़ा है, लोकसभा राज्यसभा के अंदर एक क्वेश्चन के अंदर रिप्लाई आया है कि 25,000 लोगों ने खुदकुशी की है। इसमें 9,000 बेरोजगार युवाओं ने खुदकुशी की है और 16,000 लोगों ने आर्थिक तंगी को लेकर खुदकुशी की है। ये हमारे देश की स्थिति बनी हुई है, ये बेरोजगारी की स्थिति बनी हुई है। उन्होंने चुनाव जीतने थे तो कह दिया कि हम ये करेंगे, वो करेंगे। माननीय सभापति महोदय, आज बेरोजगारी की बात आती है, भर्तियों की बात आती है। हमारा जो अनुसूचित क्षेत्र है उसमें एक ऐसा नियम बना रखा है, वो मेरी समझ में आज तक नहीं आया कि जो 3rd ग्रेड जो टीचर है उन पे